सीजी स्कूल के 8th क्लास के प्यारे बच्चों, मैं सुनील कुमार श्रीमाली हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, हमने हिंदी बसंत के 2 पाठ और तीसरा ये पाठ अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसका तीसरा पाठ आधा पाठ पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तीसरा पाठ बस की यात्रा, जिसके लेखक थे हरिशंकर परसई। उनके हमने परिचय भी पढ़ा था और उनके जीवन परिचय के साथ में लेखक के जो उनकी यात्रा के प्रसंग थे उसके साथ में उनकी यात्रा चालू होती है और वह पन्ना से सतना जाते हैं। वहाँ से उनको जबलपुर बस पकड़नी थी। इस तरह से हम पढ़ते पढ़ते उनकी बस की कंडीशन कैसी है वो और उसके साथ में उनकी गाड़ी स्टार्ट होकर वह रवाना हो जाती हैं। उसके पास में बैठते हैं, खिड़की के पास में एकदम से वो खिड़की कंपन करती है और वो कांच गिरने जैसी कंडीशन होती हैं और एकदम से उनका इंजन, जो गाड़ी का इंजन होता है, ऐसा वाइब्रेट करता है जैसे उनकी सीट के नीचे लगी हुई हो। ऐसी जर्जर और बुढ़ापे की गाड़ी, बूढ़ी वयोवृद्ध गाड़ी को उसमें वो सवारी कर रहे हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके आगे हम पढ़ते हैं सचमुच बस चल पड़ी। बस अब सचमुच चल पड़ी। लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और असविनय अवज्ञा आंदोलन की तरह अवश्य जवान रही होगी। जिस समय वह बस बनी थी, उस कंपनी से निकली होगी नई मैन्युफैक्चर होके, उस समय गांधी जी का असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920-30 के आसपास की ये घटना है। तो उस समय की ये बस की इनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, बनाई होगी। तो उस समय अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। उसे उस समय उस बस से उसकी सविनय अवज्ञा आंदोलन में उसको ट्रेनिंग मिल चुकी होगी कि कैसे उसको जीना है। हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। एक हिस्सा, एक बॉडी का पार्ट, एक बस की एक खिड़की है, वो टायर इंजन के साथ उसकी दूसरे पार्ट के साथ एकदम से असहयोग करता था, जैसे दूर दूर जा रहा था, एक उसका हिस्सा हिल रहा था। ऐसा इसमें बताया गया है। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रही थी। कोई किसी का कहना नहीं मान रहा था। विनय पूर्वक किसी की अवज्ञा करना, अवहेलना करना, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरह गुजर रही थी। एक दूसरे से कोई बस उसको हेल्प नहीं कर रही थी। सब गाड़ी का कतरा अलग जा रहा था, बिल्कुल हिल रही थी। उसका बॉडी के पार्ट अलग अलग जा रहे थे। ऐसे असहयोग चल रहा था, उनमें असहयोग चल रहा था, एक कोई सहयोग की भावना नहीं थी। सीट को छोड़कर बाकी आगे जा रही थी। सीट को छोड़कर पूरी गाड़ी, लगता था कि जैसे सीट तो एक ही सी जगह और पूरी गाड़ी भागी जा रही है। अतः इस 20 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। थोड़ी देर गाड़ी चलने के बाद उनमें सारे भेद मिट गए। समझ में नहीं आता कि सीट पर बैठे हैं या सीट पर हम बैठे। ऐसे लग रहा था जैसे उनकी यात्रा में वह सीट पर बैठे हैं या सीट उनके ऊपर बैठी है। ऐसा वो एकदम से हिलती हुई गाड़ी चल रही थी। एकाएक बस रुकी, एकाएक उनकी बस रुक गई एकदम से। क्या पता क्या हुआ। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। जो गाड़ी की टंकी होती है पेट्रोल डीजल की, उसमें छेद हो गया है, खड्डा हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा। छेद हो गया, एकदम से गिरने लग गया। ड्राइवर को पता चला होगा तो उसने गाड़ी एकदम से रोक कर उसमें से पेट्रोल निकाल कर, डीजल निकाल कर उसमें बगल में रख दिया बाल्टी में, और उसमें एक नली, एक पाइपलाइन डालकर इंजन में लगा दिया, जैसे सप्लाई करते हैं नहीं उसमें। तो उसकी डीजल से नहीं करके उस बाल्टी में से उसको सप्लाई दे दी। अतः अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे। ऐसा लग रहा था धीरे धीरे गाड़ी चलाते चलाते कंपनी के जो हिस्सेदार थे, उसमें पार्टनरशिप थे, वो उसकी कंपनी को चलाने वाले, वो अब थोड़ी देर इंजन को निकाल के अपने गोद में लेके, छोटे बच्चों को जैसे हम दुलार करते हैं वैसे अब गाड़ी चलेगी। उसे नली से पेट्रोल, जैसे उसको नली से पेट्रोल दे रहे, जैसे छोटे बच्चों के मुंह में बोतल देते हैं दूध की, उस तरह से पिलाएंगे। जैसे माँ अपने बच्चे के मुंह में दूध की शीशी रखती है, जैसे लगता है कि छोटे बच्चे को अपनी माँ दूध की बोतल देकर उसको दूध पिला रही है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। इसकी स्पीड एकदम लो हो गई थी, धीरे धीरे चलने लगी, क्योंकि तेज़ चले तो
वो उसमें डीजल है, पेट्रोल है, बाल्टी में वो हिलने लगे और डुल जाए, एकदम से नीचे गिर जाए। उसके उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं रहा था, उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था कि अब टूटे अब गिरे। ब्रेक फेल हो सकता है, गाड़ी का ब्रेक भी फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है, स्टीयरिंग हाथ में आ सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। बस जहाँ चल रही थी प्रकृति के, क्योंकि सड़क के किनारे कभी कभी नेचुरल प्लेस होते हैं, तो उसके किनारे झरने हैं, नदियाँ हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, प्रकृति के नज़ारे बड़े अच्छे थे उनको। हरे भरे, दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। तो हमारी ट्रेवलिंग अच्छी चलती है, गाड़ी अच्छी होती है, एकदम से शानदार गाड़ी होती है, तो उसमें ट्रेवलिंग करते हुए दूर दूर तक देखते हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा था, गाड़ी की हालत ऐसी थी तो उनको सब दूर के प्रकृति के नज़ारे बिल्कुल लुभावने नहीं लग रहे थे, उनको बड़े डरावने लग रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था हर पेड़, उनको दूर हर पेड़ पे पक्षी थे और बड़े अच्छा था, लेकिन उनको हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था, हर पेड़ दुश्मन लग रहा था कि ये पेड़ आता, उनको डर लगता है कि गाड़ी जाके भिड़ी और उस पेड़ से टकराई, ये गए हमारे प्राण। इसमें बस टकराएगी, वह निकल जाता तो दूसरा पेड़ इंतजार करता, झील दिखती तो सोचता है कि इसमें गोता लगा देगी। उसको भी लग रहा था कि जैसे गाड़ी चलेगी आगे पेड़ आएगा तो उसे टकरा जाएगी, क्योंकि उसके स्टीयरिंग हाथ से निकल जाएगा तो वह कहीं न कहीं गिरेगी या टकराएगी। तो झील आती तो उसमें लग जाएगी, उसमें गोता लगाएगी या उसमें डूब जाएगी। गोता लगाना या गोताखोर लगाता। एकाएक फिर बस रुकी, एकाएक वापस अचानक बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबों पर वह नहीं चली, ड्राइवर ने तरह तरह की उसने वापस मैकेनिज्म किया, लेकिन वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। अब उस सविनय अवज्ञा आंदोलन तीव्र हो गया था, उग्र रूप से हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है, हिस्सेदार कह रहे थे बस तो बड़े फर्स्ट क्लास है, अच्छी है। ये तो इत्तेफाक की बात है, इत्तेफाक ने अचानक ऐसा हो गया है, ये वरना कभी होती नहीं। क्षीण चांदनी में वृद्धा वृक्षों की छाया के नीचे वो बस बड़ी दयनीय लग रही थी। क्षीण, थोड़ी थोड़ी कम, एकदम से धूप जो थी जाने वाली थी, एकदम से चांदनी आने वाली थी। वृक्षों की छाया में वह एकदम दयनीय, दयनीय यानी दया के योग्य, दयनीय हालत में एकदम से बुढ़िया होती है और वो एकदम थक के खड़ी हो जाती है। उसी दयनीय की स्थिति में ये भी बस खड़ी हो गई। लगता था जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई, जैसे कोई वृद्ध स्त्री बुढ़िया थक कर बैठ गई, अब उससे नहीं चला जा रहा। हमें ग्लानि हो रही थी, हमें बड़ा दुख हो रहा था, पछतावा हो रहा था हमें अपने आप पर, क्या हमने क्यों बस इसमें सेलेक्ट किया, इसमें क्यों बैठे हैं। बेचारी लद कर हम चला रहे, उसको ग्लानि हो रही थी कि ऐसी बूढ़ी बस पर हम क्यों लद कर बैठे जा रहे हैं। अगर इसका प्राणांत यानी प्राणों का अंत यानी अब ये मर जाएगी, इसका प्राणांत हो गया तो इस बियावान यानी एकांत, बिल्कुल जंगल, अब इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। किसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी? बस की। अंत्येष्टि का मतलब अंतिम संस्कार। जैसे कोई वृद्धा चली जाती है तो उसी का उसका अंतिम संस्कार, कोई दूर दूर तो कोई नहीं, तो वहीं पर अंतिम संस्कार करना पड़ता है, क्योंकि कब तक उसको लेके जाए उसके अंतिम शरीर को या उसकी लाश को या उसके डेड बॉडी को कैसे लेके जाएं, तो उसी को वहाँ पर अंत्येष्टि कर दी जाती है। इस बस को भी हमको छोड़ के कैसे जाएंगे, इसको अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पेज है अपना, वो पढ़ते हैं। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला, हिस्सेदार साहब ने अब उसको, वो भी कोई मैकेनिज्म होंगे या इंजीनियर होंगे, तो इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। कुछ उन्होंने ठीक किया तो बस थोड़ी थोड़ी उसके आगे चलने लगी। उसकी चाल कम हो गई, लेकिन उसकी जो रफ्तार थी 20 या 30 की स्पीड थी, उससे भी वो स्लो हो गई और धीरे और धीमे चलने लगी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति चलने, जैसे वृद्ध स्त्री की आंखों की ज्योति चली जाती है, दिखना कम हो जाता है, तो चश्मा लगाते हैं, मोतियाबिंद होता है, उसके इलाज करवाते हैं, उसको वापस आंखों की रोशनी देते हैं। लेकिन ऐसी बूढ़ी, इसकी गाड़ी की आंखें थी यानी लाइटें थी, वो उसकी ज्योति, इसकी लाइट पावर जो था, उसकी रोशनी थी जो वो कम हो गई, उसी वृद्धा की तरह। चांदनी में रास्ता टटोल कर, जैसे चांदनी में बुढ़िया अपनी लकड़ी से रास्ता टटोल कर जाती है, वैसे ही यह रेंग रही थी। धीरे धीरे, जैसे रेंगता है साहब या कुछ जो रेंगने वाले जीव होते धीरे धीरे फिसल के चलते, तो आगे पीछे चल रही थी, ऐसे धीरे धीरे चल रही थी। आगे या पीछे में कोई गाड़ी आती दिखती तो एक एक किनारे खड़ी हो जाती। आगे पीछे कोई गाड़ी आती तो उसकी लाइटें फोकस ज़्यादा होता, ड्राइवर उसको साइड में लेकर खड़ा हो जाता, क्योंकि वो एकदम से उसको डर लगता
वो कहते, इसमें ये कह रहे लेखक हरिशंकर परसई, निकल जाओ बेटी, अपनी अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। तो एकदम से वो तेज जाती हुई गाड़ी, तो एकदम से साइड में खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, मेरी अभी उम्र नहीं तुम्हारी टकराने से, तुम्हारे से लड़ने से, तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं है। कौन कहती? ये बूढ़ी गाड़ी कहती। इस तरह से ये हास्यास्पद इसमें जगह जगह लेखक ने पैदा किया। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। एक पुलिया के ऊपर से जैसे गाड़ी जा रही थी, वो एक टायर जो उसका कमज़ोर था एकदम से फिस करके हवा निकल गई और बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई, एकदम से ज़ोर से हिलकर वह वहीं पर थम गई, यानी रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। अगर उस स्पीड से तेज़ से चल रही होती गाड़ी, तो वो एकदम से, क्योंकि एकदम से टायर बस्ट हो जाता है अगला, तो गाड़ी एकदम से पुलिया या किसी खाई में नीचे गिर जाती है, तो एकदम से उछल कर नाले में गिर जाती है। उस कंपनी के हिस्सेदार की तरह पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, पहली बार कंपनी के हिस्सेदार श्रद्धा भाव से देखे, बड़े प्रेम और सम्मान से, कि भैया कैसी गाड़ी चलाते हो आप, क्यों हमारी जान को मुसीबत में डालते हो। टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जानकर जान हथेली पर लेकर चलना, ये जान जोखिम में डालना, ऐसी इसका शब्दार्थ होता है, ये मुहावरा होता है। जान हथेली पर लेकर चलना, जान जोखिम डालना, खतरे से खेलना। बस से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी के हिस्सेदार जानते हैं कि ये टायर खराब है, फिर भी वो इस बस से सफ़र कर रहे थे। उत्सर्गी ने त्याग की, ऐसी भावना उपसर्ग और लभ, दुर्लभ बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो आदमी का साहस का बलिदान की भावना, उन कंपनी के हिस्सेदार साहस और बलिदान की भावना की दाग देनी पड़ेगी कि वो जानते बुझते भी कि ये टायर बड़े कमज़ोर हैं, तो भी उसमें यात्रा कर रहे हैं, सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए कि वो जान बुझते भी, कभी क्रांतिकारी नेता होते हैं तो उसमें अपना बलिदान, प्राण त्याग कर देते, जानते बुझते कि मैं इस आंदोलन में शरीक हो रहा हूँ, मेरी जान जा सकती। तो इसी तरह से इस बस में बैठने वाले जो हिस्सेदार थे, बस की हालत जानते हुए, उसके टायरों की दशा जानते हुए भी उसमें यात्रा कर रहे थे कि अगर प्राण जाएंगे तो ये हमारे बस में जाएंगे। वो इतने त्यागी थे कि वो जानते बूझते भी उस टायर को नहीं बदला रहे थे। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब के सब मर जाते। देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, देवता देवलोक में हमारा इंतजार करते, कहते महान आदमी आ रहा। देवता जैसे स्वर्ग में कोई जाता है महान व्यक्ति, उसका इंतजार करते हैं, आओ भाई, जिसे एक टायर के लिए प्राण दे दिए, एक टायर नहीं डाला बल्कि अपने प्राण दे दिए, इतने महान लोग आ रहे हैं, इनका स्वागत करो। मर गया पर टायर नहीं बदला है, मर गया व्यक्ति लेकिन इसने टायर नहीं बदला। तो ऐसे कंपनी के हिस्सेदार जो स्वर्ग में जाएंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा। ऐसे कंजूस और उनकी प्रबंध को सही चलाने वाले लोगों पर ये हरिशंकर परसई ने कटाक्ष किया। ये इसमें पूरा कि व्यंग्यकार हरिशंकर परसई ने क्या, लेखक ने उनकी लेखक कला में क्या व्यंग्य और क्या कटाक्ष किया गया है गाड़ी के मालिक और उसकी व्यवस्था पर, बस की यात्रा में, उसमें क्या लेखक ने उनके हिस्सेदारों पर क्या व्यंग्य किया गया थी, इसको बताएंगे हम। दूसरा, घिसा टायर लगकर फिर बस चली। दूसरा वो भी था बड़ा पुराना और घिसा हुआ था, घटिया था। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। क्या वक्त पर हम पन्ना पहुंचेंगे, ये उम्मीद ही हमने छोड़ दी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी कि हम पन्ना वापस कभी जा ही नहीं सकते, क्योंकि इस बस में ही हमारा अंतिम सांस लेंगे हम। पहुंचने की उम्मीद तो क्या, लगता था कि ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है, ज़िंदगी चलते चलते, क्योंकि अब हम अंधेरे रास्ते में, बियावान जंगल में और कहीं जा नहीं सकते, ये बस जहाँ ले जाएगी वहीं हमारे ज़िंदगी के अंतिम दिन, अंतिम समय तक इसी में गुजारना है। तो जब तक ये चल रही है चुपचाप इसमें बैठे रहो। इससे हम सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाएंगे, इस लोक से, पृथ्वी लोक से उस लोक जहाँ पर हमको स्वर्ग या नरक में जहाँ पर भगवान भेजेगा उस लोक हम चले जाएंगे, क्योंकि हम इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। इस पृथ्वी में तो उसकी कोई मंजिल नहीं है, क्योंकि ये तो परलोक ही जाएगी, इस लोक से डायरेक्ट परलोक ले जाएगी हमारे को। इससे बेताबी तनाव खत्म हो गया। अब क्योंकि घबराए बहुत देर हो गई, तो हम सब बेताबी है ना, इंतज़ार, तनाव, हमारी बेकरारी और टेंशन, तनाव जो भी था वो सब दूर हो गया।
और बड़े इत्मीनान इन्हें आराम से, तसल्ली से, संतोष से घर की तरह बैठ गए, जैसे घर में बैठे हो इसी तरह से बस में बैठ गया है। जो ही होना है, जो होना है, अब हमको किसी तरह से घबराना नहीं, घबराते घबराते तो वैसे ही ये बस नहीं मारेगी, पहले उससे पहले हम मर जाएंगे। चिंता जाती रही, उनकी चिंता चली गई, हंसी मजाक चालू हो गया और हंसी मजाक उस पांचों ही दोस्तों ने चालू करते हुए उस बस में बैठ गए कि जो भी होना है, ये बस हमारी अंतिम यात्रा है, तो भी अब अंतिम यात्रा ही हमको हंसी खुशी ही इसको पूरा करना है। इस तरह से प्यारे बच्चों, इस पाठ में हरिशंकर परसाई जी ने हमको ये बस की यात्रा के प्रबंधन और उस पर रख रखाव पर नहीं होने से कितने लोगों को कैसी अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है, उनकी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है और कितनी दुर्घटना हो जाती है, और कैसे समय पर नहीं लोग पहुंचते तो उनको कितनी तकलीफ है और दूसरे दिन के काम बिगड़ जाते हैं, उनके पैसा भी जाता है और उनकी मानसिक तनाव भी झेलना पड़ता है और शारीरिक भी कोई क्षति हो सकती है, हाथ पाँव टूट सकते हैं और कोई एक्सीडेंट हो जाता है ऐसी बसों के। तो इस पर उन्होंने ये व्यंग्य किया है कि बसों को एक सही समय पर मेंटेन करना चाहिए और सरकार या उनके जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको बसों की हालत लोगों को, यात्रियों की जान मान की रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि उनकी ऐसे दुविधापूर्ण बनाने के लिए। तो ये इस पाठ में यही सीख मिलती है और ये इनको हंसी द्वारा भी इनको समझाया गया, व्यंग्य भी किया और हंसी मजाक का पुट भी इसमें डाला है। ये पाठ आपका पूरा होता है। नेक्स्ट 4th लेसन है, वो अगले वीक से हम पढ़ेंगे और उसके शब्दार्थ आप कर लें और उसकी कविता है उसके शब्दार्थ आप कर लें और एक बार आप अच्छे से उसको याद भी कर लें। दीवानों की हस्ती जो लेसन है 4th लेसन, वो उसको आप कविता को याद कर लें और इसके जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको देता हूँ वो आपका नीचे अभ्यास कार्य डाल दूंगा, उसको आप बड़े इत्मीनान से, बड़े तसल्ली से, अच्छी सुंदर राइटिंग से, लेखनी से ये काम करें। धन्यवाद। आप अपना काम समय पर करें, गृह कार्य करते रहें, यही मैं आपसे चाहता हूँ।